दस्तक। बेंगलोर की तस्वीर कहीं ना कहीं हैरान चौंकाने वाली नहीं बल्कि समाज के भीतर की त्रासदी है। लेकिन आइए उससे कुछ कदम आगे बढ़ें, क्योंकि जिक्र आज वाकई उस समाज के भीतर का हम करने जा रहे हैं जिसमें जो दिखाई देता है उसके पीछे की आग का सच होता क्या है। आइए जरा आज इसे भी टटोलने की कोशिश कर ली जाए, क्योंकि जिस तरीके की आग नजर आ रही है उत्तराखंड के जंगलों में, उसका सच है क्या। चमौली, पौड़ी, रुद्रप्रयाग, टिहरी, उत्तरकाशी, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, नैनीताल, जी ये फहरिस्त लंबी भी हो सकती है। और देवभूमि की आग ने देश को डरा दिया कि प्रकृति से खिलवाड़, प्रकृति की लूट और पलायन न रोकने की सोच कैसे नम जमीन को सूखा बना देती है। कैसे जंगल की लूट प्रकृति को आग के हवाले कर देती है और कैसे खाली गांव के गांव में आग बुझाने वाला कोई नहीं। तभी तो आसमान से उत्तराखंड के जंगलों में लगी आग के समंदर में हेलीकॉप्टर से बूंद बूंद पानी डालकर दिल्ली को लग रहा है कि आग को काबू में लाया जा चुका है। पूरा एक्सपर्ट टीम के साथ में हमारा एनडीआरएफ की टीम और हेलीकॉप्टर्स लगाया हुआ है, और जरूरत पड़ेगा तो और भी हम लोग अभी फोर्स भेजेंगे। लेकिन अभी जो रिपोर्ट आया है कि वहां में कंट्रोल हो गया है। तो दिल्ली जो भी कहे, लेकिन दिल्ली इस सोच को नहीं जानती कि इन्हीं जलते पहाड़ों को समेटे उत्तराखंड के 16,793 गांवों में से 1,053 गांव में रहने वाला कोई नहीं। 405 गांव में तो आबादी 100 से भी कम है। यानी कभी आग लगती तो गांव के लोग आग बुझा देते, लेकिन पहाड़ पर ना काम है, ना रोजगार, ना शिक्षा की सुविधा, ना स्वास्थ्य सेवा। तो दिल्ली में ही 19 लाख से ज्यादा उत्तराखंड के लोग काम खोजते हुए आ चुके हैं, कहें तो बस चुके हैं, जिनका आना आज भी जारी है। तो गांव दर गांव कोई युवा भी नहीं। जो बुजुर्ग बचे हैं वो आग की तपिश में खत्म होते जंगलों में टिम्बर माफियाओं और वन विभाग के कर्मचारियों के मिले जुले खेल को बाखूबी देखते हैं, कहते हैं और फिर इसी तपिश में रहते हैं। और सच कितना क्रूर कि पहले उत्तराखंड के लोग काम खोजते हुए दिल्ली पहुंचे और उनके पीछे उत्तराखंड के जंगलों की लकड़ियां दिल्ली पहुंच गई। बीते 10 बरस में उत्तराखंड से पलायन 19 से 24% तक हो गया, और बीते 10 बरस में उत्तराखंड से देवदार और चिनार की लकड़ियों को भेजने का सिलसिला 9% से बढ़कर 25% तक हो गया। तो यह आग बुझेगी कैसे? इससे कहीं ज्यादा बड़ा सवाल तो यह है कि आग लगने का सिलसिला रुकेगा कब, क्योंकि हर बरस आग लगती है और आग के बाद दिल्ली के बाजार में उत्तराखंड के टिम्बर माफिया छा जाते हैं। और इसी दौर में उत्तराखंड के असल सूखे और मर चुके पेड़ों को बेचने से वन विभाग को मोटी कमाई होती है और सस्ते दामों में टिम्बर माफिया उस लकड़ी को खरीदकर मुनाफा बनाते हैं। इस बार भी साजिश की बू तो आ रही है। इसमें आज वैसे आग लगाते हुए 4 युवकों को पकड़ा भी है, तो वो भी देखेंगे क्या है उद्देश्य। सब टिम्बर माफिया को नहीं, इसीलिए आज 4 अरेस्ट हुए हैं। वो अब क्या है, माफिया से कुछ है नहीं है, ये जांच के बाद पता चले। लेकिन सच कितना खौफनाक है कि प्रकृति की लूट से निकली आग का असर अब ग्लेशियर पर पड़ रहा है, असर पशु पक्षियों पर पड़ रहा है, असर खत्म होती जड़ी बूटियों पर पड़ रहा है, क्योंकि हिमालय रेंज की आग अब शिवालिक तक पहुंच रही है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क और राजाजी पार्क का 270 एकड़ का इलाका आग की चपेट में है, और इस आग में इस तरह सेना का हेलीकॉप्टर बूंद बूंद पानी उड़ेल रहा है, क्योंकि जंगल में आग को बुझाने का मतलब है एक बार में 10 लाख लीटर पानी कम से कम डाला जाना चाहिए, तभी पानी का कोई असर होता है। लेकिन इस हेलीकॉप्टर की कैपेसिटी है सिर्फ 3,500 लीटर।
ये लकीर बेहद महीन है, लेकिन समझना होगा इस देश के भीतर पलायन हर जगह से अगर हो रहा है तो जो भी इलाके ऐसे थे जो ग्रामीण इलाके थे, जंगलों के इलाके थे, पहाड़ के इलाके थे, उन जगहों पर लूट कौन मचाता होगा। टिम्बर माफिया आपने सुन लिया। अब दूसरे स्थिति में आते हैं तो आप सोचेंगे कि और कौन सा माफिया। आयुर्वेद का भी माफिया होता है जो जड़ी बूटियों को लूटता है। सूखी हुई जड़ी बूटियों के जरिए दुनिया के बाजार में आप कल्पना कीजिए लगभग 100 से 500 गुना फायदा उसको तुरंत होता है। तो कौन कौन कैसा कैसा माफिया किस किस रूप में कहां कहां काम करता है, ये इस देश के भीतर कई नायाब सच है और ये एक तरह की आग भी है। इस आग की एक दूसरी कड़ी दिल्ली में जिस तरीके से अफरा तफरी लोगों की स्थिति के बीच एक सवाल यह है, दिल्ली किस ले जानी जाए, रोजी रोटी के लिए या फिर शानदार हवा के लिए, या फिर इन सब के बीच न्याय के लिए, या फिर इन सब के बीच पावर सेंटर के लिए। जरा इस जमीन पे खड़े होकर देखा जाए दिल्ली का संकट है क्या। ये आज की तस्वीर है, लेकिन दिल्ली का सच यही कि हर दिन 80 लोगों की मौत प्रदूषण से होती है। लेकिन इसके बावजूद 1400 नई गाड़ियां हर दिन दिल्ली में ही खरीदी जाती है और गाड़ी और प्रदूषण के बीच जूझती दिल्ली में हर दिन तकरीबन 1000 नए लोग नौकरी की तलाश में दिल्ली पहुंच जाते हैं। तो इस सवाल का जवाब कौन देगा कि दिल्ली रोजगार देती है, 2 जून की रोटी की व्यवस्था करती है, या फिर मौत देती है, या फिर मौत से बचने के लिए रोजगार तक छीन लेती है। ने बोला टैक्सी गाड़ियां बंद होंगी पोल्यूशन बेस पे, तो क्या प्राइवेट गाड़ियां पोल्यूशन नहीं बढ़ा रही है? और दिल्ली पुलिस टैक्सी गाड़ियों को 60% पे खरीदेगी, तो क्या दिल्ली पुलिस के बाद वो गाड़ियां जाके पोल्यूशन नहीं फैलाएंगी? सिर्फ टैक्सी में चलेंगी तो पोल्यूशन फैलाएंगी, गरीबी का पेट काटेगी तो पोल्यूशन फैलाएगी। प्राइवेट गाड़ियां पोल्यूशन नहीं फैला रही है जो डीजल में। अगर बच्चा नहीं रोता है तो उसको माँ दूध नहीं पिलाती है। जब तक चक्का जाम नहीं करेंगे तो गवर्नमेंट हमारी कोई सुनाई नहीं करेगी टैक्सी वालों की। है या तो बंद करो तो प्राइवेट गाड़ियों को बंद करो। तो दिल्ली में रोजगार छिन गया और दिल्ली की पहचान ही तो है रोजगार पाने की, क्योंकि दिल्ली देश में पहले नंबर पर है जहां गांव ही नहीं बल्कि दूसरे शहरों से भी लोग घर बार छोड़कर दिल्ली आ जाते हैं और आने वालों की तादाद बीते 20 बरस में लगातार बढ़ी है। मसलन 1991 से 2001 के दौर में 21.2% पलायन दिल्ली की तरफ था। 2001 से 2011 के दौर में 24% पलायन हो गया और 2015 में यह पलायन 29% तक पहुंच चुका है। तो दिल्ली को जब जीवन जीने का ग्राउंड जीरो बना दिया गया तो वहां पर हालात सबसे बुरे तो होंगे ही। और इन बुरे हालातों में कमाई जरूरी है या जिंदगी, या फिर जिंदगी के लिए कमाई के रास्ते, या फिर मौत की तरफ बढ़ते कदम के बावजूद कमाई होनी चाहिए। दरअसल इसे तय कौन करेगा, इसकी कोई व्यवस्था कभी न सोची गई न तय की गई, क्योंकि दिल्ली में समूचे देश की व्यवस्था निर्धारित करने वाले 167 छोटे बड़े दफ्तर हैं जो देश के किसी भी हिस्से में खुल सकते हैं। लेकिन सारे दफ्तर दिल्ली में ही क्यों हैं, इसका कोई जवाब नहीं। मसलन सेना से जुड़े वेस्टर्न नावल कमांड, आईटीबीपी, सीआईएसएफ, एसएसबी के हेडक्वार्टर दिल्ली में ही क्यों हैं? आईसीएआर, सेल, भेल, मौसम विज्ञान, डीजीसीए के दफ्तर दिल्ली में ही क्यों हैं? इसका भी कोई जवाब नहीं। और सच यह भी कि दिल्ली में काम करने वाले केंद्र सरकार के सभी कर्मचारियों के रहने तक की व्यवस्था दिल्ली में कराने की स्थिति में केंद्र सरकार ही नहीं है। हर दिन 100 किलोमीटर तक का रास्ता तय कर दिल्ली पहुंचने वाले तीसरी और चौथी श्रेणी के 15% कर्मचारी दिल्ली में नहीं रहते। तो फिर देश की अर्थव्यवस्था तो ज्यादा कमाई को ही महत्व देती है। तो इस पूरी प्रक्रिया में अगर डीजल की कार सस्ते में ज्यादा कमाई देती है तो इसे नकारेगा कौन? और वजह भी यही कि 2001 में दिल्ली में सिर्फ 4% डीजल कार थी, लेकिन 2015 में ये 50% हो गई। हमारी तो समस्या पूरी है, हम कल से खड़े हैं, कल से अभी तक एक भी ड्यूटी नहीं करी हमने। अब आप एक बात बताओ, अगर कल से ड्यूटी नहीं करेंगे इस तरह से कहाँ से खाएंगे, कहाँ से भरेंगे? 14,500 रुपए किस्त है एक गाड़ी की, हम अपने पल्ले से थोड़ी भरेंगे। तो ध्यान दीजिए, हर सवाल 2 जून की रोटी के साथ कमाने का है और सरकारें भी इसी में फंस गई। वजह भी यही है कि दिल्ली को इस तरीके का पावर सेंटर बना दिया गया कि दिल्ली के बाहर शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य सेंटर और कमाई से लेकर न्याय तक की मांग भी दिल्ली में आकर ही ठहर जाती है। इसीलिए दिल्ली के बाहर जो भी एम्स नए खुले वह बीमार हैं और हर मरीज आखिर में दिल्ली ही आना चाहता है।
दिल्ली के बाहर यूनिवर्सिटियों की हालत लगातार पिछड़ने वाली हो चली है, तो पढ़ने के लिए लोग दिल्ली ही आना चाहते हैं। तो सवाल सिर्फ नौकरी का नहीं, बल्कि शिक्षा और हेल्थ सर्विस के लिए भी जब सारे रास्ते दिल्ली की तरफ ही आते हैं, तो सोचना अब सरकारों को होगा कि बोझ दिल्ली पर कम सिर्फ गाड़ियों से नहीं हो सकता, लोगों को रोकना होगा और बाहर का रास्ता कहीं ज्यादा फलते फूलते दिखलाना होगा। लेकिन ये भारत के इकोनॉमिक मॉडल में अभी तक किसी सरकार की फहरिस्त में आया ही नहीं है। तो जाहिर है सरकार की फहरिस्त में इस तरीके का मॉडल कैसे आएगा। आप सोच रहे होंगे ये मॉडल है कौन सा? क्या दिल्ली को कहीं डिसेंट्रलाइज कर दिया जाए, दिल्ली के भीतर के तमाम दफ्तरों को बाहर किया जाए? यकीनन किया जा सकता है। कैसे? इसका एक मॉडल दिखाते हैं। चाइना और दिल्ली, यानी बीजिंग और दिल्ली दोनों के बीच खड़े होकर देखिए। तो दिल्ली में कई जगहें तो ऐसी हैं जहां पीक आवर में आप तिल भी नहीं रख सकते। बावजूद इसके इसी भीड़ में भविष्य बनाने की चाह लिए रोजाना लोग पहुंचते हैं। और यह बीजिंग है जहां करोड़ों की आबादी पहले से है, लेकिन अब यहां ग्रामीण इलाकों से लाखों लोग अगले 5 बरस में बसाने की तैयारी शहरों में हो रही है, क्योंकि दरअसल अगले 5 बरस में चीन में 10 करोड़ लोगों को गांव से शहर लाने की योजना है। लेकिन भारत और चीन की सोच में बुनियादी अंतर है। चीन को लगता है उसके आर्थिक विकास की दर घट रही है क्योंकि घरेलू मांग नहीं है, और शहरीकरण को नए सिरे से परवान चढ़ाया जाए तो घरेलू मांग हर क्षेत्र में बढ़ेगी, जिससे अर्थव्यवस्था में बढ़ोतरी होगी, उसका विस्तार होगा। लेकिन चीन को बाखूबी मालूम है कि शहरीकरण का मतलब शहरों में लोगों को ठूसना नहीं है, और वजह भी यही है कि योजनाबद्ध तरीके से चीन के शहरीकरण को अब अंजाम देने की तैयारी शुरू हो चली है। मसलन बीजिंग से सरकारी दफ्तरों को बीजिंग से बाहर शिफ्ट किया जा रहा है। बीजिंग के नगर पालिका को जो सैकड़ों लोगों को रोजगार देती है, उसे शहर के बाहर तोंगजोउ में शिफ्ट कर दिया गया है। और रिपोर्ट के मुताबिक बीजिंग को कल्चर और टेक्नोलॉजी का हब बनाया जाएगा, तियाजिन को मैन्युफैक्चरिंग का रिसर्च बेस बनाया जाएगा, और हेबई में बीजिंग से कई सरकारी दफ्तरों को शिफ्ट कर दिया जाएगा। तो बीजिंग के उत्तर में जिंगजी शहर बसाया जा रहा है, जिसमें लाखों लोगों को बसाया जाएगा। और चीन इसी बीजिंग को सुपरहिट बनाना चाहता है, जिसमें 3 प्रांतों को जोड़ने की भी योजना है, ताकि आबादी बीजिंग का हिस्सा होते हुए भी बीजिंग में ना रहे। तो क्या दिल्ली को भी इसी आधार पर विकसित करने की जरूरत है, जिसमें पलवल, मथुरा, आगरा, मेरठ सरीखे कई शहर दिल्ली को सहारा दे सकें और दिल्ली का बोझ बांट सके? इंतजार कीजिए, दूर की गोटी है, लेकिन फिर भी सपने देखे जा सकते हैं। और एक सच तो यह है कि हिंदुस्तान में सारी सत्ता राजनीतिक ताकत के अधीन हो जाती है। सारे इंस्टीट्यूशन उसी के तहत काम करते हैं, क्योंकि राजनीतिक सत्ता जिसके पास होती है उसके पास गुरूर तभी आता है। अब सवाल है, लेकिन सोच कैसे आएगी, विकसित स्थितियां कैसे होंगी? राजनीतिक सत्ता में के जरिए विकसित हो सकते हैं। हम आपको एक दूसरी स्थिति दिखलाते हैं। ये अलग तरह की आग है। ये आग दरअसल राजनीतिक ताकत तले कौन सा रईस कैसे, किस रूप में, किस तरीके से एक वक्त नायक हो जाता है और एक वक्त खलनायक हो जाता है, इसका नजारा विजय माल्या के जरिए देख लीजिए। तो आज विजय माल्या ने राज्यसभा की सदस्यता छोड़ दी। ना छोड़ते तो 58 दिन बाद यूं ही राज्यसभा के सदस्य न रहते, तो संसद पर दाग ना लगे और राज्यसभा की एथिक्स कमेटी माल्या की सदस्यता खत्म करती, उससे पहले माल्या ने खुद ही राज्यसभा छोड़कर खुद को वैसे ही पाक साफ दिखाया, जैसे कि राज्यसभा में आने के लिए बतौर निर्दलीय उम्मीदवार होकर भी हर राजनीतिक दल ने उन्हें समर्थन दिया था। और उस वक्त लार्जर देन लाइफ माल्या ही संसद के भीतर लगते थे, क्योंकि कभी कांग्रेस ने समर्थन किया, कभी बीजेपी ने माल्या को समर्थन किया। याद कीजिए, साल 2002 में विजय माल्या पहली बार कर्नाटक से राज्यसभा पहुंचे तो निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में, लेकिन समर्थन उन्हें जनता दल सेकुलर और कांग्रेस दोनों का था। और माल्या की खुद जीत को लेकर कितनी तैयारी थी, यह इस बात से भी समझा जा सकता है कि उन्हें 51 वोट मिले, जबकि जीत के लिए फकत 45 वोट चाहिए थे। और उन्हें जितने वोट मिले थे, उतने वोट बीजेपी या कांग्रेस के आधिकारिक कैंडिडेट को भी नहीं मिले थे। और उस वक्त माल्या ने माना था कि उन्होंने दूसरी डालों में भी सेंध लगाई है, क्योंकि ऐसा करना कोई गैर कानूनी नहीं है। और उसके बाद याद कीजिए 2010 में भी माल्या राज्यसभा में दोबारा पहुंची, तो फर्क इतना ही था कि इस बार उन्हें जेडीएस के साथ कांग्रेस ने नहीं बल्कि बीजेपी ने समर्थन दिया था, और उन्हें इस बार पिछली बार से भी 8 वोट ज्यादा मिले थे, यानी
59 वोट। हाँ, इस बार माल्या राजनीति की कुछ बारीकियों को समझ चुके थे, तो जीतने के बाद उन्होंने क्या कहा यह भी देख लीजिए। उन्होंने कहा, मैंने संसद में पूछे सवालों की किताब छपवाई थी जिसे विधायकों के बीच बांटा। मैं जिम्मेदारी में यकीन रखता हूं, लोगों ने मुझ पर भरोसा जताया है। यानी माल्या को, विधायकों को भी, अपनी पार्टियों को भी साधना बखूबी आता। नतीजा इसी का कि राज्यसभा पहुंचकर माल्या साइंस एंड टेक्नोलॉजी से लेकर पर्यावरण तक की बनी समितियों के सदस्य बन गए। और मनमोहन सरकार ने तो कमाल ही कर दिया। जिस धंधे में माल्या थे, उसी धंधे पर निगरानी रखने वाली परामर्श समिति का सदस्य भी माल्या को बना दिया गया। जी, अगस्त 2010 में उन्हें उड्डयन मंत्रालय की परामर्श समिति का सदस्य भी बना दिया गया, ये जानते समझते हुए कि किंगफिशर एयरलाइंस के मालिक और कोई नहीं, माल्या ही है। लेकिन राज्यसभा का संकट सिर्फ माल्या के जरिए समझा जा सकता है, यह भी नहीं है। सच तो यह है कि राज्यसभा में 3 दर्जन से ज्यादा सांसद हैं, जिनके जो काम है या जिनके जो बिजनेस है, उसी से जुड़ी समिति के वो सदस्य हैं। तो सवाल यही कि क्या संसद के भीतर माल्या का सवाल सिर्फ इसलिए उठ रहा है क्योंकि पहली बार सवाल बैंकों के कर्ज को लूटने का बड़ा हो चला है, रिजर्व बैंक तक उंगली उठा रहा है और मोदी सरकार को भी लग रहा है कि देश की पूंजी की लूट जो हो रही है वो सही नहीं है, तो नकेल कसी जानी चाहिए। या फिर देश के 6000 से ज्यादा धंधे वालों की एनपीए लूट में विजय माल्या ही एक ऐसा कमजोर प्यादा है जिसमें सबसे ज्यादा चमक है और इस चमक पर कार्रवाई कर हर कोई अपने दाग छुपा सकता है। यानी दागी माल्या पर कार्रवाई कर अपनी कमीज उजली दिखाने की कोशिश हुई। लेकिन लाख टके का सवाल जस का तस, 9000 करोड़ रुपए के कर्जदार माल्या अगर वापस नहीं आएंगे तो फिर पैसे देश के डूब गए क्या?